हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। स्वागत है आप सभी का पेपर वन हायर एजुकेशन की एक और इम्पॉर्टेंट क्लास में। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं, एंशंट एजुकेशन का जो टॉपिक है वो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं हायर एजुकेशन में। तो इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने आप लोगों को वैदिक पीरियड के बारे में समझाया, वहाँ पर किस तरह का एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। लेटर वैदिक पीरियड में किस तरह का एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। अब हम लोग जो नेक्स्ट एजुकेशन सिस्टम है मिडिवल पीरियड की बात करें तो बुद्धिस्ट एंड इस्लामिक एजुकेशन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अच्छे से समझेंगे बुद्धिस्ट फिलोसफी में किस तरह से एजुकेशन के बारे में बात की गई है, इस्लामिक एजुकेशन किस तरह से हमें देखने को मिला है इंडिया में। तो वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है। इस चैनल पर रेगुलरली मैं आपके लिए पेपर टू सोशोलॉजी एंड पेपर वन में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की क्लासेस लेकर आती हूँ। तो आप पेपर वन एंड पेपर टू सोशोलॉजी की क्लासेस के लिए मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से जो क्वालिटी कंटेंट है प्रोवाइड किया जाता है और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कराई जाती है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ डिटेल स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्रीमियम कोर्सेज में, जिसमें आप लोगों को ना सिर्फ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है बल्कि आपको सभी सेट एग्जामिनेशन की तैयारी भी कराई जाती है। क्योंकि जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है यूजीसी नेट एंड सेट एग्जामिनेशन का। तो पेपर वन की यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है। कंप्लीट लाइव क्लासेस आपको मिलती है, क्लासेस के पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं, हैंडबुक आपको मिलती है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व कराएं। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पेपर वन की क्लासेस के लिए आप इस प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हो एंड डिफरेंट पेपर टू भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। तो मेरा पेपर टू है सोशोलॉजी। अगर आप सोशोलॉजी सब्जेक्ट से हैं तो बिल्कुल आप मेरे साथ प्रिपरेशन करने के लिए पेपर वन प्लस पेपर टू का प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये सभी डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था। अभी तक हमने डिस्कस किया कि वैदिक एरा में किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। तो मैंने आपको अर्ली वैदिक एरा के बारे में समझाया, लेटर वैदिक एरा के बारे में हम लोगों ने समझा, यहाँ पर किस तरह से सिस्टम था, यहाँ पर सारी चीज़ें किस तरह से प्रोवाइड की गई थी। अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस क्लासेस तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको प्रीवियस क्लासेस भी मिल जाएंगी और आप सारे जो टॉपिक है कवर कर सकते हो। अगर हम लोग बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करें तो आप सभी कुछ बेसिक चीजें तो जानते ही हैं। जैसे ये जो बुद्धिस्ट सिस्टम है हमारा, लॉर्ड बुद्धा जिनका ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ गौतम था, तो यहाँ से हमारा निकल कर आता है। अब ये जो बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है इनका मेन फोकस क्या था या किन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की जाती थी। तो ये जो फिलॉसफी है बुद्धिज्म की या टीचिंग्स जो है बुद्धा की, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फोर नोबल ट्रुथ के बारे में बात की गई है, चार आर्य सत्य क्या है तो ये भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। और अपने जो दुख है उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे एट फोल्ड पाथ या अष्टांग मार्ग भी बताया गया है, कैसे आप अपने जो दुख है उन्हें खत्म कर सकते हो और जो निर्वाण है, साल्वेशन है, इसकी तरफ पहुंच सकते हो या एनलाइटमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन का मेन एम हमारा क्या है, कैसे हम लोग निर्वाण जो एनलाइटमेंट है, हाईएस्ट स्टेज ऑफ नॉलेज है, वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो इसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर बोला गया है गुड डीड्स पर यहाँ पे ज्यादा फोकस किया है, अच्छे कर्म हमें करने चाहिए तो इन पर फोकस किया है। और बुद्धिज्म का मेन फीचर ये है मिडिल पाथ, मध्यम प्रतिपादक के बारे में यहाँ पे बात की गई है। जैसे हम लोग बात करें कि हमने वैदिक एरा के बारे में समझा था, तो वहां पे बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं ना कि आपके सेक्रीफाइसेस के बारे में बात की गई है कि बिल्कुल सरल जीवन आप लोगों को जीना है और सारे जो अपना घर बार आप लोगों को छोड़ देना है, सन्यासी की तरह रहना है। तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पाथ को वहां पर फॉलो करने के बारे में बात की गई थी। बट ये जो बुद्धिज्म फिलोसफी है यहाँ पर मिडिल पाथ मतलब एक बीच का रास्ता अपनाने के बारे में बात की गई है। मतलब जहां पर आपको एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी, एकदम जो अत्यधिक तपस्या है ये भी आप लोगों को नहीं करनी है और ना ही ऐसा है कि बहुत ज्यादा लग्जूरियस मार्ग है वो फॉलो कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी आप जी रहे हो। एक मिडिल पाथ, एक बीच का रास्ता आपको फॉलो करना है कि ना तो आप बहुत ज्यादा त्यागी और तपस्वी की तरह जियो और ना ही ऐसा हो कि बहुत ज्यादा ऐशो आराम या लग्जूरियस लाइफ आप जियो। एक बीच का रास्ता ढूंढ जहाँ पे एक सादा सरल जीवन है आप जियो। तो इस पर बुद्धिज्म में मेन फोकस किया गया था। यहाँ पर हम लोग बात करें तो इक्वेलिटी की बहुत ज्यादा बात की जाती है। कोई भी कास्ट सिस्टम है जो हमें बुद्धिज्म में नहीं देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग
हिंदू रिलीजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 4 वर्ण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 4 वर्ण यहाँ पर होते हैं और अलग-अलग तरह से उनको एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाती है। जो 4 वर्ण है शूद्र, उनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। तो ऐसा कुछ जो डिफरेंसेस है आप लोगों को बुद्धिस्ट एजुकेशन में नहीं देखने को मिलते थे और यहाँ पर कोई कास्ट सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये ध्यान रखना आप सभी को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो अहिंसा, नॉन वायलेंस की जो वैल्यूज है वो प्रमोट की गई थी। साइलेंस ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसका मतलब क्या है कि ईश्वर है या नहीं, भगवान है या नहीं, इसके बारे में बुद्धिज्म में कुछ नहीं कहा गया है हमारा। इस चीज पर वो बिल्कुल मौन रहे कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं बुद्धिज्म फिलोसफी के बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा मैं आप लोगों को और चीज यहाँ पर बताऊं तो बुद्धिज्म फिलोसफी में जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है उस पर कोई भी चर्चा नहीं की गई है। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग आत्मा या सोल जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये बुद्धिज्म फिलोसफी में बताया गया है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे इम्परमेनियंस के बारे में बात की गई है। इसका मतलब क्या है, कोई भी जो चीज है वो मोमेंट्री है, क्षणिक भर की है। आपकी कोई भी चीज है वो परमानेंट नहीं रहेगी। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, सुख है या दुख है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज सुख है, हो सकता है कल ना हो, दुख आ जाए ये भी कल नहीं रहेगा। तो हर चीज क्या है, इम्परमानेंस है, मतलब परमानेंट हमारी नहीं है। चीजें जो है उसमें लगातार चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। आज आपके पास कोई चीज है, कल वो आपके पास नहीं भी हो सकती है। तो बहुत फ्रिक्वेंटली जो चीजें हैं टाइम के साथ चीजें बदलती है। तो ये जो इम्परमेनेंस का प्रिंसिपल है इस पर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया है बुद्धिज्म फिलोसफी में। ये आप लोग को पता होना चाहिए। और ये जो बुद्धिज्म फिलोसफी है ना सिर्फ पेपर वन हायर एजुकेशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट कम्युनिकेशन में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन से। तो मैंने आप लोगों को लास्ट बैच में भी पढ़ाया था, प्रीमियम बैचेस में मैं आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ कि बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या है और जो बुद्धिज्म फिलोसफी है, इन सभी को और भी ज्यादा डिटेल में हम लोग प्रीमियम क्लासेस में कवर करते हैं। तो ये सारा एक ओवरव्यू है जो मैंने आपको दिया है। अब दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको बताया कि बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य के बारे में बात की गई है। तो कौन कौन से नोबल ट्रुथ्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या किया गया है, लाइफ एंटेल्स अनसेटिस्फैक्टरीनेस, मतलब लाइफ में, जीवन में हमेशा आप लोग को दुख देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज है। दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि दुख का कारण क्या है, हमारे जो भी डिजायर्स है, वांट्स है, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, ये मेन कारण है जिसकी वजह से दुख होता है। जैसे मनुष्य की जो इच्छाएं, बोला जाता है ना कि कभी समाप्ति नहीं होती, बहुत असंतुष्ट रहते हैं हम एज अ ह्यूमन बीइंग। एक विश हमारी पूरी होती है तो तुरंत हमारी दूसरी विश आ जाती है कि चलो ये मिल गया, जॉब मिल गई तो अब हमें और हाई जॉब की तरफ जा रहा है, इतनी सैलरी हमने सोचा था कि हमें मिले, अब इतनी सैलरी मिल गई तो और आगे की तरफ हमें बढ़ना है। तो ये जो डिजायर्स है, हमारे वांट्स है, इच्छाएं है हमारी, यही मेन कारण है जिसकी वजह से दुख हमें देखने को मिलता है। बट बुद्धिज्म में ये कहा गया है कि ये जो दुख है इसे एंड किया जा सकता है, इसे खत्म किया जा सकता है। और ये जो दुख है इसको खत्म करने के लिए आपको 8 फोल्ड पाथ है फॉलो करना होगा, जिसे अष्टांग मार्ग भी बुद्धिज्म में कहा गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से 4 नोबल ट्रुथ्स हैं बुद्धिज्म में। तो सबसे पहला द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, मतलब दुख है और दुख आपको हर जीवन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और दुख का ओरिजिन क्या है, कारण क्या है हमारा, तो ये जो आपके वांट्स हैं, हमारे जो डिजायर्स हैं, इच्छा है, ये मेन कारण है जिसकी वजह से दुख होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज है सेसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब दुख की समाप्ति की जा सकती है। अगर आप अपने वांट्स एंड डिजायर्स इसको कंट्रोल कर लो तो दुख को खत्म किया जा सकता है। और इस दुख को खत्म करने के लिए यहाँ पे 8 फोल्ड पाथ है यहाँ पर, जिसे अष्टांग मार्ग भी हम लोग बोलते हैं। ये बुद्धिज्म में बताया गया है जिसके थ्रू आप अपने जो दुख है, सफरिंग्स है, उनको खत्म कर सकते हो। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन से 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो दुख समुदय, दुख हेतु, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, ये 4 नोबल ट्रुथ्स हैं जिसके बारे में बुद्धिज्म फिलोसफी में बात की गई है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वो ये है, कौन कौन से 8 नोबल पाथ हैं या अष्टांग मार्ग है जो बुद्धिज्म में बताए गए हैं, जिसके थ्रू आप अपना जो दुख है, सफरिंग्स है, उसको कम कर सकते हो। तो ये जो 8 नोबल 8 फोल्ड पाथ है, ये हमें एज इट इज याद होने चाहिए क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अब कौन कौन से पाथ हैं वो हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले सम्यक व्यू, जिसे हम लोग, सॉरी, सबसे पहले राइट व्यू, जिसे सम्यक दृष्टि भी बुलाया जाता है। अब राइट व्यू का मतलब क्या है कि आपको सही चीजें देखनी चाहिए, ट्रुथ जो है, सत्य है, उसका आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे बोला गया है राइट इंटेंशन, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
बताओ। फिर आपका आता है राइट स्पीच। देखो, राइट इंटेंशन, राइट व्यू सभी को समझ में आया। नो या ट्रुथ, मतलब नो द ट्रुथ, हमें सबसे पहले जो ट्रुथ है, सत्य है, उसका पता होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि, हमेशा जो सही चीज है उसी पर हमारा फोकस होना चाहिए। राइट इंटेंशन, सम्यक संकल्प भी इसे बुलाया जाता है। इसका मतलब क्या है, आपका जो माइंड है, आपका इंटेंशन मतलब क्या होता है, जो इरादा है, उद्देश्य है, वो हमेशा सही होना चाहिए। और कोई भी जो एविल चीज है, कोई भी जो बुरी चीज है, हमें अपने माइंड को इन बुरी बुरी चीजों से या बुराइयों से दूर रखना है। तो हमारा जो इंटेंशन है, इरादा है, कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें हमेशा सही नेक इरादे आपके होने चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राइट स्पीच के बारे में बात की गई है। इसे सम्यक वचन भी बुलाया जाता है। मतलब जो आप बोल रहे हो, आपको हमेशा ऐसी वाणी का, ऐसी लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए जिससे दूसरों को हर्ट ना हो। जैसे किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए हमें, हम लोग बोलते हैं ना, बिचिंग नहीं करनी चाहिए, किसी की बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए, पीठ पीछे बुराई है, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। कोई भी ऐसी बात आपको नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को हर्ट हो। तो सम्यक वचन, राइट स्पीच के बारे में यहाँ पे बात की गई है। राइट एक्शन, जिसे सम्यक कर्म भी बुलाया जाता है, इसकी हमारी बात की गई है। राइट एक्शन को कई बार राइट बिहेवियर या राइट कंडक्ट के नेम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। दूसरों का हम लोग कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको काम करना चाहिए। देन आपका आता है राइट लाइवलीहुड। इसे सम्यक जीविका भी बुलाया जाता है। आपको जो लाइफ है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको ऐसा जीवन जीना है जिसमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो, या कुछ भी बनावटी चीजें बना के आप लोग नहीं कर रहे हो। मतलब ऐसा लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए आप लोग का जहाँ पे बनावटी है, झूठ बोल के आप कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस अपना कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। एकदम सरल सत्य मार्ग है जो हम लोग को फॉलो करना है। तो सम्यक जीविका के बारे में यहाँ पे बात की गई है। फिर आपका आता है राइट एफर्ट। इसे सम्यक व्यायाम बुलाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्ट एविल चीजें हैं, बुराइयां हैं, उसे आपको खत्म करना है और सत्य की खोज की तरफ हम लोग को जाना है, या सही चीजें हमें करनी है। तो बुराइयों को कम करो और अच्छाइयों को अपनाओ। राइट एफर्ट, सम्यक व्यायाम इसे बुलाया गया है। फिर आपका आ जाता है राइट कंसंट्रेशन, जिसे सम्यक समाधि बोलते हैं। मतलब मेडिटेशन को आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड लास्ट चीज आ जाती है राइट माइंडफुलनेस, जिसे सम्यक स्मृति भी हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको अपने जो थॉट्स हैं, सेंसेस हैं, माइंड है, इसको आप लोगों को कंट्रोल करना है। तो ये एट फोल्ड पाथ है या अष्टांग मार्ग है जो बुद्धिज्म में बताया गया है। इसको फॉलो करके आप अपने जो सफरिंग्स हैं, दुख है, इसको कम कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। अब ये जो एट फोल्ड पाथ है, इसे भी हमारा थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, ये जो सम्यक दृष्टि है और सम्यक संकल्प है, ये दोनों आपके किस में आ जाते हैं, विजडम या प्रज्ञा में ये हमारे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। फिर आपका आता है सम्यक वचन, सम्यक कर्म और सम्यक जीविका। ये तीनों आप लोगों के किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं एथिकल कंडक्ट। मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देती हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये जो है आपका, देखो, फर्स्ट तो आपका हो गया, फर्स्ट और सेकंड आपके किस में आते हैं, विजडम, प्रज्ञा में आते हैं। मैं इस तरह से नंबर बना के लिख लेती हूँ। फिर ये जो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ है आपके, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका और सम्यक वचन, ये तीनों हमारे किस में आ जाते हैं, एथिकल कंडक्ट, जिसे शील भी बुलाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में SILE लिखते हैं, बट हिंदी में से शील बुलाते हैं। तो आप लोगों के ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, ये किस में आ जाते हैं, एथिकल कंडक्ट और शील में आ जाते हैं। और ये जो हमारे लास्ट के थ्री हैं, सिक्स सेवेंथ एंड एट, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि और सम्यक स्मृति, ये किस में आ जाते हैं, मेंटल डिसिप्लिन, जिसे मतलब अपने माइंड है, सेंसेस है, इसको आपको कंट्रोल करना है, समाधि में हम लोग इसे रखते हैं। तो ये थ्री कैटेगरीज में आपके ये जो अष्टांग मार्ग है ने डिवाइड किया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये स्लाइड आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें अच्छे से पता होने चाहिए। तो आई होप ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अब हम लोग देखते हैं कि बुद्धिज्म में आपकी क्या अलग अलग जो सेरेमनीज है फॉलो की जाती है। मैंने आप लोग को एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। बाकी जब हम लोग प्रीमियम क्लासेस में इस टॉपिक को कवर करेंगे तो और भी ज्यादा डिटेल में
मैं आपको सबके बारे में बताने वाली हूँ और अच्छे से सारे जो नोट्स है प्रोवाइड करूंगी। बाकी एक जो बेसिक आइडिया है वो सभी चीज़ों का यहाँ पर मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए कौन कौन सी सेरेमनीज हैं जो बुद्धिज्म में फॉलो की जाती हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि आपके वैदिक टाइम में उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार क्या है? एक तरह से इनिशिएशन सेरेमनी है, जब आपका एजुकेशन पीरियड है स्टार्ट होता है। उसी तरह से बुद्धिज्म में हम लोग देखें कि पबजा सेरेमनी होती है। तो पबजा सेरेमनी जो है, ध्यान रखना है, बुद्धिज्म में 8 साल की उम्र में होती है, जिससे आपका जो एजुकेशन पीरियड है वो स्टार्ट होता है। तो बुद्धिज्म में जो इनिशिएशन सेरेमनी है, जहाँ से आपका एजुकेशन स्टार्ट होता है, इसे पबजा सेरेमनी हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये 8 साल की उम्र में होती है और आपकी 12 साल तक चलती है। मतलब जब आप 20 साल की उम्र के हो जाते हो, तब तक आपकी ये जो एजुकेशनल पीरियड है चलता है, जो प्राइमरी एजुकेशनल पीरियड है। फिर आपका होता है उपसंपदा सेरेमनी। तो आफ्टर 20 ईयर्स, अब आपने जो प्राइमरी एजुकेशन है 20 साल की उम्र तक गेन कर लिया, फिर आफ्टर 20 ईयर्स आपका क्या होता है, जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो उसके लिए उपसंपदा सेरेमनी है की जाती है। और इसके बाद जो चाइल्ड है, स्टूडेंट है, उनको मॉन्क या फिर भिक्षु का स्टेटस मिल जाता है। जैसे बुद्धिज्म में क्या होता है कि जो आपके टीचर्स होते हैं उन्हें मॉन्क्स हैं, भिक्षुज वगैरह हमारा बुलाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो मॉन्क है, भिक्षु हैं, इनकी कैटेगरी में आ जाते हो। तो सेरेमनीज हमें पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म में कौन कौन सी सेरेमनीज यहाँ पे फॉलो की जाती हैं। तो पबजा है एंड उपसंपदा सेरेमनी है यहाँ पर फॉलो की जाती है। आई होप ये क्लियर है सभी को। फिर हम लोग देखें अब एम क्या है बुद्धिस्ट एजुकेशन से। तो अगेन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे मेन चीज क्या है? निर्वाण या फिर लिबरेशन है। इसके लिए हमें तैयार करना है कैसे हाईएस्ट नॉलेज तक हम लोग पहुंच सकते हैं, मोक्ष की तरफ हम लोग कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में जो 4 नोबल ट्रूथ है, 4 आर्य सत्य हैं, उसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। जो 8 नोबल पाथ है, अष्टांग मार्ग है, उसे हमें फॉलो करना है। इसके थ्रू आप अपना पूरा जो लाइफस्टाइल है उसे चलाते हो और अपना जो दुख है, सफरिंग से उसे खत्म कर सकते हो। अहिंसा का जो कंसेप्ट है, इसको बहुत ज्यादा प्रसार है, स्प्रेड है किया गया था। कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र विकास के बारे में बात की जाती है। जैसे गुड डीड्स आपको करनी है, अच्छे कर्म आप लोगों को करने हैं, तो इससे मोरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। इंटरनेशनल ब्रदरहुड, भाईचारा, मतलब बहुत ज्यादा हमने देखा ना कि जो इनइक्वालिटी वगैरह, ये सब आपको बुद्धिज्म में नहीं देखने को मिलती। प्रैक्टिकल नॉलेज, बुद्धिस्ट कल्चर को आपको प्रमोट करना है, प्रिपरेशन फॉर लाइफ, जीवन के लिए तैयार किया जाता है। तो ये सब क्या है, मेन एम है बुद्धिस्ट एजुकेशन के। इन सभी का आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। अब बुद्धिज्म में आपका एजुकेशन सिस्टम किस तरह से हुआ करता था, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि बुद्धिज्म में जो एजुकेशन है, इसे 2 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है आपका प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। तो यहाँ पर किन चीजों के बारे में बात की गई है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, प्राथमिक एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 आर के बारे में बात की गई है। 3 आर से आप लोग इसे कीवर्ड बना के याद रख सकते हो। तो रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक के बारे में, ये जो इन चीजों का जो नॉलेज है, ये आपको प्राथमिक शिक्षा के दौरान या प्राइमरी एजुकेशन के दौरान आपको दिया जाता था। फिर जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो हायर एजुकेशन में आपको लिटरेचर है, मेडिसिन है, लॉ, फिलोसफी, पॉलिटिक्स, मिलिट्री साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। एक और क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा है कि हायर एजुकेशन बुद्धिज्म में किस लेवल पे प्रोवाइड की जाती थी। तो ध्यान रखना, हायर एजुकेशन जो है सेकेंड लेवल पे आप लोग को प्रोवाइड की जाती है और फर्स्ट लेवल पे यहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हमें प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन सब आपको प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कल मैं आपके लिए एक और सेशन लेकर आ रही हूँ जिसमें सारे PYQs हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे। एंशिएंट एजुकेशन से रिलेटेड लाइव क्लास होगी, तो सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी आप लोग को अटेंड करना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना, बुद्धिज्म में पाली हुआ करता था। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और चीज जो हमें नोट डाउन करनी है कि बुद्धिज्म में जो एजुकेशन है इसको काफी ज्यादा अपोज किया गया था। जैसे मैंने आपको भी लास्ट क्लासेस में भी बताया था, सबसे ज्यादा जो विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया गया था वो अर्ली वैदिक एरा में किया गया था। जितना ज्यादा सपोर्ट विमेन एजुकेशन को अर्ली वैदिक एरा में किया गया था, उतना कहीं भी हमें नहीं देखने को मिलता। तो
धीरे धीरे जब एजुकेशन आगे बढ़ी तो विमेन को जो सपोर्ट है एजुकेशन में वो कम हो गया, जैसे लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा कम हुआ। फिर हम लोग देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट टाइम है यहाँ पे अपोज किया जाने लगा। अभी हम लोग इस्लामिक एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो इस्लामिक में तो आप जानते हो कि पर्दा सिस्टम की वजह से बिल्कुल ही मना कर दिया गया था, विमेन को एजुकेशन गेन करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी जाती थी। तो इस तरह से चेंजेस भी देखने को मिले हैं, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है, कौन कौन से ऐसे टेक्स्ट हैं जिसके बारे में बुद्धिज्म में आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी। जैसे वैदिक पीरियड में हम लोग देखते हैं कि आप लोग जो वेदास हैं, उपनिषद हैं, इनके बारे में आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी। इनके जो भी टेक्स्ट है इनको आप लोग पढ़ते थे और नॉलेज गेन करते थे। उसी तरह से बुद्धिस्ट पीरियड में हम लोग देखते हैं त्रिपिटक आपके हुआ करते थे, या त्रिपिताका से बुलाया जाता है। पाली लैंग्वेज में ये आपके हुआ करते थे। तो पहला है आपका सूत पिटक, फिर आपका विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सबसे पहले तो तीनों का नेम आप लोगों को ध्यान रखना है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक। अब सूत पिटक में क्या है, बुद्धा के जो भी सरमन्स हैं, डायलॉग हैं, जो भी उन्होंने उपदेश दिए हैं अपनी लाइफस्टाइल, अपने लाइफ के दौरान जो भी उन्होंने डायलॉग्स हैं, संवाद किए हैं, कन्वर्जेशन जो भी हुए हैं, वो सब आपको सूत पिटक में मिलते हैं। फिर उन्होंने जो विनय पिटक है इसमें बताया है रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर द बुद्धिस्ट संघ। जो बुद्धिस्ट संघ में जो भी रहते हैं, किस तरह का आचरण उन्हें फॉलो करना चाहिए, किस तरह की लाइफस्टाइल उन्हें फॉलो करनी चाहिए, इसके बारे में बात की गई थी। फिर अभिधम्म पिटक में हम लोग देखते हैं फिलोसफिकल एक्सपोजिशन है, मतलब बुद्धा ने जो भी बात की है रिलीजन के बारे में, जो भी फिलोसफीज उन्होंने दी है, वो सब आपको अभिधम्म पिटक में दी गई है। तो ये जो तीनों बुक्स हैं इनका नेम जरूर ध्यान रखना है, जिसमें आपको बुद्धा के बारे में पता चलता है, उनकी लाइफस्टाइल, उनके जो भी सरमन्स है, डायलॉग्स है, फिलोसफीज जो है, वो सब इन पिटक में हमारे लिखे गए। तो ये फेमस सोर्सेज हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जिनके बारे में आप लोगों को बुद्धिस्ट पीरियड में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। इसके अलावा है हमारा धम्म पिटक। तो धम्म पिटक में क्या है, जो भी बुद्धा की सेइंग है, वर्सेस हैं, जो भी उनके कथन है, वो सब आपको धम्म पद में देखने को मिलते हैं। मिलिंद पना में क्या है, एक फेमस हमारे ग्रीक किंग यहाँ पर हुआ करते थे, मिंद, और उनका जो से कन्वर्सेशन हुआ था, नागसेन एक संत थे, सेज थे उस टाइम पे। तो ये जो मिलिंद पना है, मिंद है हमारे, और जो नागसेन संत है, इनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्धा से रिलेटेड, वो सारी जो चीजें हैं आपको इसमें जो मिलिंद पना बुक है यहाँ पर लिखी गई थी। तो जो मिलिंद किंग है हमारे, उन्होंने क्या किया था, ये क्वेश्चंस पूछे थे बुद्धिज्म के बारे में, जो नागसेन संत सेज हैं, संत हैं, उनसे, और उनके बीच का जो भी डायलॉग है इसमें लिखा गया है, मिलिंद पनाह में लिखा गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आपका है बुद्ध चरिता, जिसमें बुद्धा का पूरा लाइफ स्टाइल है, सारी चीजों के बारे में लिखी गई है। ये जो बुद्ध चरिता है ये आपका संस्कृत में लिखा गया है बाय अश्वघोष, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। जिस तरह से राम जी की लाइफ पे रामचरितमानस लिखा गया है, उसी तरह से लॉर्ड बुद्धा की लाइफस्टाइल के ऊपर भी एक बुक लिखी गई है, जिसका नाम है बुद्ध चरिता, और ये किसने लिखी है, अश्वघोष ने लिखी है, संस्कृत में ये लिखी गई है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सिर्फ आपको जो फेमस टेक्स्ट है इनका नेम ध्यान रखना है, जिसके बारे में आप लोगों को जो बुद्धिस्ट पीरियड है वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। तो आई होप आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिला है कि बुद्धिज्म फिलोसफी क्या है, किस तरह से जो एजुकेशन है हमें प्रोवाइड की जाती थी बुद्धिज्म पीरियड में। अब इसके अलावा मैं आप लोग को बता देती हूँ कि कौन कौन से फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे बुद्धिज्म पीरियड में। तो बुद्धिज्म पीरियड में ध्यान रखना, ज्यादातर जो मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, मठ वगैरह हुआ करते थे, वहां पर आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। विहारास भी हम लोग इसे बुलाते हैं। अब बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि जो एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी आप लोगों को ये जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है प्रोवाइड की जाती थी। जैसे आपने अगर नेम सुना है नालंदा का, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने नेम सुना होगा। तो ये सारी आपकी फेमस एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। जैसे तांत्रिक बुद्धिज्म है, महायान बुद्धिज्म है, वज्रयान बुद्धिज्म है। तो एंशियंट यूनिवर्सिटीज का टॉपिक जब हम लोग कवर करेंगे वहां पर भी मैं आपको बताऊंगी नालंदा विक्रमशिला के बारे में। बट ध्यान रखना कि बुद्धिज्म में ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, जैसे विहाराज या मोनेस्ट्रीज हम लोग बुलाते हैं। तो ये जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं इन्हें कई बार महाविहार, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटीज को बोलते हैं ना, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय हमारा, तो ये जो नालंदा है, विक्रमशिला है, इन्हें कई बार महाविहारस भी बुलाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों को पूरा एक ब्रीफ आइडिया मिल गया है बुद्धिज्म फिलोसफी क्या है। तो जरूर मुझे एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि मिडिवल पीरियड में किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, मुस्लिम पीरियड में या इस्लामिक एजुकेशन
किस तरह से प्रोवाइड की जाती थी, क्या एजुकेशन सिस्टम था इस्लामिक पीरियड में, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इस्लामिक जो फिलोसफी है, यहाँ पर हम लोग देखें जो फिलोसफी, रीजन है और इस्लामिक टीचिंग है, दोनों को ही हमारा क्या किया गया था, हार्मोनाइज किया गया था, एक तरह से सामंजस्य दोनों के बीच में यहाँ पर बताया गया था। अब यहाँ पर हम लोग देखें जो भी फिलोसफिकल एक्टिविटीज होती थी इस्लामिक कंटेक्स्ट में, उन सारी चीजों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी। मेन सोर्स क्या है इस्लामिक फिलोसफी का, तो आप सभी जानते हो, कुरान। जिस तरह से हम लोग हिंदू रिलीजन में भगवत गीता की बात करते हैं, वेद की बात करते हैं, उसी तरह से इस्लामिक में हम लोग बात करते हैं कुरान की, जहाँ पे जो भी सारा डिस्क्रिप्शन है इस्लामिक रिलीजन से रिलेटेड, वो सारी चीजें दी गई हैं, तो इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। इस्लामिक थॉट्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक आपका होता है कलम और दूसरा हमारा है फलसफा। अब कलाम और फलसफा में क्या चीजें बताई गई हैं, वो भी हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो कलाम जो है थियोलॉजिकल क्वेश्चंस पर फोकस करता है। थियोलॉजिकल क्वेश्चन मतलब क्या है, गॉड से रिलेटेड क्वेश्चन, गॉड का ओरिजिन क्या है, गॉड क्या है, क्या एग्जिस्ट, किसे हम लोग गॉड बोलते हैं, ये सारी जो चीजें हैं आपकी थियोलॉजिकल क्वेश्चन में आ जाती है। तो कलाम में इन्हीं सारे थियोलॉजिकल क्वेश्चंस के बारे में बात की गई है। फलसफा में हम लोग देखें तो आप सभी जानते हो कि ये जो आपका इस्लामिक हमारा रिलीजन है, कहीं ना कहीं हमारा ग्रीक से निकल कर आया है। मतलब आप सभी जानते हो ना कि जो मुगल्स वगैरह हैं, अरब नेशंस हमारे उसी साइड आते हैं, ग्रीक साइड। तो ग्रीक में आप सभी जानते हो सबसे फेमस ग्रीक फिलोसोफर है एरिस्टोटल, का नेम आप सभी ने सुना होगा। तो एरिस्टोटल की जो भी फिलोसफीज थी, प्लेटो की जो भी फिलोसफीज थी, उन सारी चीजों को इंक्लूड करके ही हमारे इस्लामिक फिलोसफी में बात की गई है। तो ये जो सारी टीचिंग्स है फलसफा में, इनको इंक्लूड किया गया है। तो आपको मेन ध्यान रखना है, मेन थॉट्स क्या थे इस्लामिक थॉट्स, तो कलाम जहाँ पे थियोलॉजिकल क्वेश्चन से रिलेटेड बात की जाती है, और फलसफा जहाँ पे एरिस्टोटल और जो प्लेटो है, दोनों की जो फिलोसफीज है उनको कंबाइन किया गया है, और फिर उसके बेसिस पे जो इस्लामिक फिलोसफीज है इसके बारे में बात की गई। तो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ इस्लामिक फिलोसफी का, ये ध्यान रखना है। अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मेन एम क्या हुआ करते थे एजुकेशन के इस्लाम में, तो सबसे पहले जो इस्लामिक फेथ है, इस्लामिक आस्था है, वो हमें इंक्लूड करनी है। जो भी यंग चिल्ड्रन है उन सभी में आप लोगों को लाइफ हेयर आफ्टर, अभी का जो जीवन है उसके लिए तो तैयार करना ही है, बट जब आपकी डेथ हो जाती है उसके बाद हमारी क्या लाइफ रहेगी, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू वर्शिपिंग द ऑल माइटी अपना, तो ये मेन फोकस, जैसे सेल्फ रियलाइजेशन मोस्टली आपको हर रिलीजन में बात की गई है। अब यहाँ पे इस्लामिक रिलीजन है तो इस्लामिक रिलीजन को वर्शिप करने के बारे में, या जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनको वर्शिप करने के बारे में बात की गई है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड यहाँ पे बताया गया है। जैसे अगेन मैंने आपको बताया था कि हिंदुइज्म में आपको चार वर्ण है, क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं, उस तरह से इस्लाम में नहीं होता। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड को यहाँ पे प्रमोट करने के बारे में बात की गई थी। कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट, चरित्र और नैतिक विकास के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो ये सारे बेसिक एम्स थे एजुकेशन के इस्लामिक फिलोसफी में। तो ये सारी जनरल चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब करिकुलम क्या करता था, मतलब किस तरह की एजुकेशन है, किन सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। करिकुलम मतलब बेसिकली पाठ्यक्रम क्या था आपका इस्लामिक टाइम पीरियड में। तो हम लोग देखें यहाँ पे जो फिजिकल सब्जेक्ट है, जैसे लैंग्वेज है, लिटरेचर है, ग्रामर, सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर, पेंटिंग, कंस्ट्रक्शन, सभी जो मेन सब्जेक्ट्स है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी हुआ करते थे, वोकेशनल नॉलेज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी, फिजिकल सब्जेक्ट सभी के बारे में आप लोगों को जो नॉलेज है, एजुकेशन है, प्रोवाइड की जाती थी। फिजिकल एक्शन जैसे गुड बिहेवियर होना चाहिए, आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, गरीबों की सेवा हमें करनी है, तो इन सारी चीज़ों को भी आप लोगों को यहाँ पे सिखाया जाता था। जो भी बच्चे हैं उनको कैसे अच्छा बिहेवियर करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। किस तरह से रिलीजियस सब्जेक्ट, तो कुरान के बारे में तो यहाँ पे हमें बता ही जाता था, हदीस या बाकी जो भी रिलीजियस बुक्स हैं इनके बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी। आध्यात्मिक साइंस है, विस्टम है, फिलोसफी है। इस्लामिक में जैसे आपने सुना होगा शरिया का कानून होता है, तो जो शरिया लॉ है इसके बारे में भी आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। किस तरह से रिलीजियस एक्शंस हमें करने हैं, जैसे नमाज कैसे पढ़ी जाती है, रोजे यहाँ पे रखे जाते हैं, फास्टिंग की जाती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को इस्लामिक रिलीजन में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, या जो नॉलेज है प्रोवाइड की जाती है। तो ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किस तरह से हुआ करते थे
जो मैंने आपको बताया, जैसे हम लोग देखते हैं वैदिक टाइम में आपके गुरुकुल हुआ करते थे, फिर आप लोगों का बुद्धिस्ट पीरियड में हमने देखा मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, विहारास हुआ करते थे। उसी तरह से बुद्धिस्ट में जो स्कूल्स है या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, इनका नेम क्या था, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर आप लोग के मकतब हुआ करते थे, मदरसे हुआ करते थे और उलम हुआ करता था। मकतब क्या है, जहाँ पे बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन है, इस्लामिक स्टडीज है, वो आपकी चलती थी। मदरसे में जो हायर एजुकेशन है प्रोवाइड की जाती थी, तो यहाँ पर आप लोगों को रिलीजियस प्लस सेक्युलर एजुकेशन दोनों ही प्रोवाइड की जाती थी। मतलब आप लोगों को साइंसेस से रिलेटेड भी नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। तो रिलीजियस प्लस जो सेक्युलर एजुकेशन है, ये हायर एजुकेशन में मतलब मदरसे में आप लोगों को प्रोवाइड की जाती थी। उलम भी आपकी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुआ करते हैं, जहाँ पे एक्सक्लूसिवली सिर्फ जो रिलीजियस एजुकेशन है, इस्लामिक एजुकेशन है, वो प्रोवाइड की जाती थी। तो तीनों का नेम ध्यान रखना है। इस्लामिक पीरियड में कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे, तो मकतब, मदरसा एंड उलम के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब एक और चीज आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, जिस तरह से हमने देखा कि वैदिक टाइम में उपनयन संस्कार होता था, बुद्धिस्ट पीरियड में आपकी पबजा सेरेमनी हुआ करती थी, उसी तरह से इस्लामिक पीरियड में हम लोग देखते हैं बिस्मिल्लाह सेरेमनी हुआ करती थी। बिस्मिल्लाह सेरेमनी भी क्या है, एक तरह से इनिशिएशन सेरेमनी है, जब आपका एजुकेशन पीरियड है स्टार्ट होता है। तो ये जो बिस्मिल्लाह सेरेमनी है, कब आपकी स्टार्ट होती थी, जब बच्चा हमारा 4 साल 4 महीने और 4 दिन का हो जाता है, ठीक है। तो 4 ईयर 4 मंथ एंड 4 डेज का जब बच्चा हो जाता है, तब उसका ये जो बिस्मिल्लाह सेरेमनी है होती है। बिस्मिल्लाह सेरेमनी क्या है, एक तरह से इनिशिएशन सेरेमनी है, जब आपका एजुकेशन पीरियड है वो स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्लियर है, समझ में आया? सो ये आपका बेसिकली आज का सेशन था, जिसमें हम लोगों ने बुद्धिस्ट पीरियड और जो एजुकेशनल पीरियड है, इस्लामिक एजुकेशनल पीरियड है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया। अब एक और जो सबसे मेन चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बुद्धिज्म में, सॉरी, ये जो इस्लामिक पीरियड है, यहाँ पे पर्दा सिस्टम फॉलो हुआ करता था, तो विमेन को एजुकेशन यहाँ पे नहीं प्रोवाइड की जाती थी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम लोग बोल सकते हैं जो इस्लामिक पीरियड का था। तो ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए। आई होप आज का जो सेशन है आप लोग को अच्छा लगा होगा, एक बेसिक आइडिया आप सभी को मिल गया होगा कि किस तरह से बुद्धिस्ट टाइम में एजुकेशन चलता था, किन चीज़ों के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, इस्लामिक पीरियड में किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। तो ये जो सारे मेन मेन हाईलाइट्स हैं, वो मैंने आपको इस यूट्यूब क्लास में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा है। बाकी एक क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर सभी लोग मुझे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। फिर कल हमारी क्लास होगी 11 AM पर। क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा सा अब चेंज हो गया है हमारा। सो 11 AM पर अब हमारी क्लास होगी, लाइव क्लास होगी कल बिल्कुल। तो वहां पर हम लोग क्वेश्चंस हैं सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, जो जो भी अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया है, एंशियंट एजुकेशन के बारे में, वैदिक पीरियड के बारे में, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में, इस्लामिक एजुकेशन के बारे में, सब कुछ से रिलेटेड, सारे टॉपिक से रिलेटेड कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। तो ये जो पेपर 1 का टाइमिंग है आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। हायर एजुकेशन का टाइम अब 11 AM है, मंडे ट्यूसडे एंड वेनसडे। तो आप लोग कल मुझे ज्वाइन करेंगे 11 AM पर, और क्वेश्चन हैं हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हायर एजुकेशन में, एंशियंट एजुकेशन से रिलेटेड। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस होती हैं, तो इनका भी टाइमिंग आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपका पेपर 2 सोशोलॉजी है, तो 3 PM पे मेरी क्लासेस होती हैं, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को सोशोलॉजी की। तो पेपर 2 की क्लासेस के लिए भी आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस आपके लिए होती हैं, तो इन क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं जयपुर में, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, फिजिकली जब आप इंटरेक्ट करके पढ़ते हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे स्कूल टाइम में आप लोग को मज़ा आता था, बाकी स्टूडेंट से भी आप इंटरेक्ट करते थे, टीचर्स के साथ भी फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे हो, मजाक मस्ती भी हो रही है, बट साथ में पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से हमारी हो रही है। तो अगर आप लोग भी इस फिजिकल एनवायरनमेंट का मज़ा लेना चाहते हो, और वो अपना एक तरह से स्कूल टाइम है वापस रिलेव अगर करना चाहते हो, तो ऑफलाइन क्लासेस को भी आप लोग एक बार ज़रूर ज्वाइन करिए। डेमो क्लासेस भी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, 10 AM to 2 PM यहाँ पर क्लासेस होती है। तो आप ज़रूर हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए और एक बार आप लोग ऑफलाइन क्लासेस को
एक्सपीरियंस कर सकते हो। कोई भी आपको क्वेरी है, सपोर्ट टीम को कॉल करिए, आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। बाकी जैसा मैंने बताया, ये जो सारे टॉपिक्स हैं यूट्यूब पे मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। बाकी डिटेल में सारी जो चीज़ें हैं प्रीमियम कोर्सेज में मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। तो प्रीमियम कोर्स में भी मैं आपको पेपर वन में हायर एजुकेशन पढ़ाती हूँ, वहाँ पर भी मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर कराऊंगी। हायर एजुकेशन के साथ कम्युनिकेशन भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी सोशोलॉजी तो अपना है ही, तो पेपर वन प्लस पेपर टू सोशोलॉजी का कोर्स आप लोग ले सकते हो और अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारे फीचर्स आप लोग देख सकते हो। कोई भी आपको डाउट है, अगर आपको जनरली भी प्रॉब्लम होती है कि अब कैसे हमारे पास, क्योंकि टाइम कम है, तो कैसे हम लोग सिलेबस कवर करेंगे, फेब्रवरी ऑलमोस्ट आधा निकल चुका है, जून में एग्जामिनेशन होने वाला है, तो एक बार जरूर मैं आपको बोलूंगी कि एक बार हमारी काउंसलिंग टीम को कॉल करिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आप जनरली भी उन्हें कॉल करते हैं तो भी वो आप लोगों को यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। बाकी फिर कोर्स लेना है तो ज़रूर आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल ज़रूर। क्लास का टाइम याद रखिएगा, 11 AM पर हम लोग मिलेंगे और पेपर वन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हायर एजुकेशन के एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। कोई भी आपका डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारी कल की क्लास में 11 AM पर, क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।